हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में एक महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ये समय की समझे कि एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है हम ऐसा कह सकते हैं केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो है हमारा संकरण, हाइब्रिडेशन, संकरण। दोस्तों, संकरण को हम शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं और लॉन्ग ट्रिक से भी निकाल सकते हैं और निकालते ही हैं। तो दोस्तों, यदि आप शॉर्ट ट्रिक से संकरण को निकाल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट शॉर्ट ट्रिक केवल आपको कंपटीशन एग्जाम में काम आएगी। नीट हुआ, यूटीडी हुआ, या फिर किसी भी प्रकार का जी मेंस हुआ, किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम हुआ, उसके लिए आप शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं। बट दोस्तों, अभी आप 11th में हैं या 12th में हैं, तो आपको संकरण क्वेश्चन आ गया कि sp3 संकरण को उदाहरण सहित समझाइए, तो आप वहां शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाएंगे और शॉर्ट ट्रिक से आप लिखकर भी आएंगे आंसर तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। वहां आपको पूरा पूरा सब लॉन्ग ट्रिक से समझाना होगा। और एक बात सही भी है दोस्तों, जब तक हमारे दिमाग में मेथडोलॉजी नहीं है तो शॉर्ट ट्रिक करने का क्या मतलब है। दोस्तों, मैंने शॉर्ट ट्रिक से, ये मत सोचना कि शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से भी मैंने आपको संकरण करवा दिया है। प्रत्येक यौगिक का शॉर्ट ट्रिक से संकरण केवल देखकर निकाल सकते हो, ये मैंने करवा दिया है। तो यदि आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख लेना, उसको आप समझ लेना। लेकिन ये चीज भी आपको जरूरी है, लॉन्ग ट्रिक से संकरण हमें निकालना आना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं आता तो हम क्या, कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो समझो। तो दोस्तों, संकरण, हाइब्रिडेशन, संकरण को समझने के लिए हमें दोस्तों तीन चीजों की आवश्यकता है। तीन चीजों की आवश्यकता है। पहला दोस्तों, हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। दूसरा, हमें उपकोष और उनके कक्षकों के बारे में पता होना चाहिए। उपकोष और उनके कक्षक क्या हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। और तीसरा हमारा है कक्षा, इस कक्षा के बारे में पता होना चाहिए कि उपकोष कौन सी कक्षा का है, क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आपको आता तो जरूरत तो हम वैसे नहीं पढ़ने देंगे आपको, लेकिन फिर भी यदि आप उसको देखना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको समझ लेना। बाकी उपकोष, कक्षक और कक्षाओं को मैं बता दे रहा हूं। दोस्तों, कक्षाओं की संख्या जो होती है वो 7 होती है, जो 1 से लेकर 7 तक होती है। 1 2 3 4 5 6 7 तक होती, ये चीज आपको क्लियर है। अब दोस्तों, जो पहली कक्षा होती है उसके पास केवल S उपकोष होता है। कौन सा उपकोष होता है दोस्तों? उपकोषों की संख्या 4 है, S, P, D और F। उपकोषों की संख्या 4 है, जिसमें से आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है और जरूरी है कि F जो पहली कक्षा होती है उसके पास केवल S उपकोष होता है। दूसरी कक्षा के पास S और P उपकोष होता है। तीसरी कक्षा के पास S, P और D उपकोष होता है। चौथी कक्षा के पास S, P, D और F उपकोष होता है। तो यहां से फिर SPDF, SPDF, SPDF स्टार्ट होते हैं तो लास्ट तक चलते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों, उपकोष 4 होते हैं, SPDF, जिसमें दोस्तों जो S होता है उस S की आकृति इस टाइप की गोलाकार होती है, या फिर आप इसको इस टाइप से डब्बे के रूप में बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। P के पास दोस्तों 3 उपकोष होते हैं, 1 2 3। D के पास, सॉरी दोस्तों मैं कक्षक की बात कर रहा हूं, सॉरी, उपकोष 4 ही होते हैं, SPDF, जिसमें से S के पास केवल 1 कक्षक होता है। P के पास 3 कक्षक होते हैं, 1 2 3, और D के पास दोस्तों 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। और जो F होता है उस F के पास टोटल 7 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 7 कक्षक होते हैं। अब दोस्तों एक चीज याद रखना है, जो एक कक्षक होता है उस एक कक्षक में
केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरा सकते हैं। तो s में एक ही कक्षक है तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। p के पास 3 कक्षक है तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है 6, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। d के पास 5 कक्षक होते हैं तो अधिकतम इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और f के पास 7 कक्षक होते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 14 हो सकती है। तो इतना दोस्तों ये चीज याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मैं जरूरत नहीं पड़ने दूंगा, है ना। और यदि आपको समझना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, उसको आप समझो। ये 3 चीजें याद रखो। अब हम दोस्तों संकरण पे पहुंचते हैं, और संकरण क्या होता है, उसके बाद संकरण के नियम पढ़ेंगे, और इसके बाद हम सभी संकरण पढ़ेंगे जितने प्रकार के संकरण होते हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं संकरण। तो दोस्तों क्या होता है संकरण में? संकरण में एक ही प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं, और एक ही प्रकार के परमाणुओं के दोस्तों बाह्यतम कक्षा के उपकोष मिलते हैं। जब एक ही प्रकार के परमाणु के बाह्यतम कक्षा के उपकोष आपस में मिलकर कोई नया कक्षक तैयार करते हैं तो इस क्रिया को हम बोलते हैं संकरण। इस थ्योरी को तो मैं बाद में समझाऊंगा, पहले मैं इसके उदाहरण के द्वारा इसको समझाता हूं, समझिए। दोस्तों क्या है, जैसे मान के चलो ये बेरिलियम एक परमाणु है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 4 होता है। तो यदि हमें देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, इनके 4 इलेक्ट्रॉनों को भरो तो क्या हो जाएगा? 1s2, क्योंकि s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर 2 इलेक्ट्रॉन भरा गए, कितने और बचे? 2, तो उसको कहां भरना है? 2s2, ठीक है। तो हमने इसमें देखा कि अंतिम कक्षा, अंतिम कोष कौन सा है? दूसरा है। कौन सा है? दूसरा है। तो दोस्तों जब संकरण होता है तो उसमें हमें एक से ज्यादा उपकोषों की आवश्यकता होती है, कम से कम 2 उपकोषों की तो आवश्यकता होती है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अंतिम कोष दूसरा है और दूसरे के पास केवल S हमें दिख रहा है, केवल हमें S दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन हमें तो आप पता है, हमने आपको पहले ही बता दिया कि दूसरी जो कक्षा होती है उसके पास Pb होता है, मतलब S और P होता है। तो आप सर बोलोगे आप कि सर इलेक्ट्रॉन थे नहीं, इलेक्ट्रॉन तो हमारे S ही तक गए, इसको क्यों लिख रहे हो फिर? तो बेटा क्या होता है कि हमें संकरण के लिए 2 उपकोषों की आवश्यकता होती है कम से कम, या 2 से ज्यादा उपकोषों की आवश्यकता होती है। अब हमारे पास एक ही उपकोष आया है केवल S, इससे हम संकरण नहीं निकाल सकते, हमें P का लेना जरूरी है, लेकिन P इसके पास नहीं है। लेकिन ये तो चीज क्लियर है कि दूसरे कक्षा में P होता है, ये तो आपको क्लियर है कि नहीं? बोलो है, ठीक है। तो दूसरी कक्षा के पास P होता है तो हमने लिख दिया 2p। अब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 2p0 लिख दो, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं, तो हमने लिख दिया 2p0, ठीक है। तो अब ये दूसरी कक्षा के, जब ये दूसरी कक्षा मतलब बाहरी कक्षा, जब बाहरी कक्षा के S और P के इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे तो एक नए कक्षक का निर्माण होगा। जैसे S का कक्षक कैसा होता है? गोलाकार, और P का कक्षक कैसा होता है? इस डब्बे का आकार का 3 होते हैं, ठीक है। तो जब S का ये कक्षक और P के ये कक्षक आपस में मिलेंगे तो एक ये और 3 कितने? ये, तो कितने बनेंगे? नए 4 बनेंगे, 1 2 3 4। तो इस प्रकार से इनका मिलकर इसको बनाने की जो क्रिया होती है वो संकरण कहलाती है। बस आप इतना समझिए और ज्यादा डीपली मत जाइए, अभी ज्यादा डीपली मैं ले जाऊं ना तब जाना, आप इतना समझिए। जब बाहरी कक्षा के कक्षक आपस में मिलकर कोई नए कक्षक का निर्माण करते हैं तो ये जो इधर से इधर आने की प्रक्रिया है साहब, ये है संकरण। ये क्या है? संकरण, ठीक है। अब हम आपको थ्योरी पे ले चलते हैं और डीपली भी आपको हम ले जाएंगे, टेंशन मत लेना, एक एक चीज आपको क्लियर करा देंगे, ठीक है। सुनो, तो जब एक प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु के बाह्यतम कोष मतलब अंतिम कक्षा के लगभग समान ऊर्जा
मतलब इनकी ऊर्जाएं लगभग कैसी होनी चाहिए, समान। तथा विभिन्न प्रकार के कक्षक, अब विभिन्न प्रकार के कक्षक देखो, इसमें S और इसका क्या P, ये अलग कक्षक है और ये अलग कक्षक है क्या, ये S का है ये P का है, तो अलग अलग हो गए ना। विभिन्न प्रकार के कक्षक आपस में मिश्रित होकर नए कक्षक बनाते हैं, तब इस घटना को संकरण कहते हैं। तो ये घटना है, ये संकरण है। एवं जो नए कक्षक बनते हैं उन्हें संकृत कक्षक बोलते हैं। मतलब जो नया कक्षक ये बना है इसको हम क्या बोलेंगे, संकृत कक्षक। क्लियर है कहानी, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? नहीं। तो ध्यान रखना, ये हमारा संकरण हुआ। एक मिनट दोस्तों, पहले हम दोस्तों आपको संकरण के प्रकार बता देते हैं कि संकरण कितने प्रकार के हैं। तो दोस्तों जो संकरण होता है वो 6 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा sp, दूसरा है हमारा sp स्क्वायर, तीसरा है हमारा sp क्यूब, नेक्स्ट है हमारा sp3d, नेक्स्ट है हमारा sp3d स्क्वायर और नेक्स्ट है हमारा sp3d क्यूब। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों sp का मतलब, sp स्क्वायर का मतलब, sp3 का मतलब क्या है, इन चीजों को भी तो समझो, इन चीजों को भी तो हमें जानना जरूरी है। तो क्या होता है दोस्तों, जब एक ही परमाणु, आपको पता है इसमें एक ही परमाणु के कक्षक भाग लेते हैं, है ना। तो जब एक ही परमाणु का एक S और एक P आपस में मिलकर, देखो जब एक S और एक P मिलेगा तो आपस में मिलेंगे तो नए कितने बनेंगे, 2 ही बनेंगे ना, तो देखो जब एक ही परमाणु का एक S और एक P मिलकर 2 नए कक्षक बनाते हैं तो उसे sp संकरण कहते हैं। कोई दिक्कत? अब ये sp स्क्वायर है, मतलब S का 1 है और P के कितने हैं, 2 हैं। तो जब किसी परमाणु के बाहरी कोश के एक S और 2 P आपस में मिलकर 3 नए बनाते हैं तो उसे sp स्क्वायर कहते हैं। अब sp क्यूब, तो एक S और 3 P जब आपस में मिलकर 4 नए कक्षक बनाते हैं तो sp क्यूब कहते हैं। अब इसमें क्या, तो एक S 3 P और एक D, एक S 3 P और एक D आपस में मिलकर जब कितने, 3 और 1 4 और 1 5 नए कक्षक बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं sp3d। और इसमें क्या, जब एक S 3 P और 2 D आपस में मिलकर 6 नए कक्षक बनाते हैं तो उसे sp3d स्क्वायर कहते हैं। और इसमें जब एक S 3 P और 3 D आपस में मिलकर 7 नए कक्षक बनाते हैं तो इसे sp3d3 संकरण कहते हैं। तो दोस्तों ये संकरण 6 प्रकार के होते हैं जिनको हम एक एक करके मस्त तरीके से पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं संकरण के नियम। संकरण के नियमों में दोस्तों पहला हमारा नियम है, इन संकरण के नियमों को आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, समझो। संकरण में लगभग समान ऊर्जा वाले एक ही परमाणु के कक्षक भाग लेते हैं। ये याद रखना कि जो संकरण होता है उसमें समान ऊर्जा वाले से मतलब क्या है, मतलब दूसरी कक्षा का S है तो दूसरी कक्षा का P होना चाहिए, दूसरी कक्षा का D होना चाहिए, दूसरी कक्षा का F होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरी कक्षा का S है और तो पहली कक्षा का आप ले लो P या तीसरी कक्षा का ले लो आप D, ऐसा नहीं होना चाहिए। समान ऊर्जा वाले, दूसरी कक्षा का आप ले रहे हो तो दूसरी कक्षा के सब उपकोष लो, समझ रहे ना। तो संकरण में लगभग समान ऊर्जा वाले एक ही परमाणु के, मतलब एक ही परमाणु के कक्षक भाग लेते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। सेकंड, जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही नए कक्षक बनते हैं। जैसे मान के चलो S का 1 ले लिया भाग और P के कितने भाग ले रहा है, 3 ले रहा है भाग, और जो D है उस D का कितना भाग ले रहा है, D का भाग ले रहा है कितना, D के 5 भाग ले रहा है। या फिर हम ऐसा कहें कि D के केवल 1 भाग, 2 भाग ले रहे हैं, एक ये और एक ये। S का 1 भाग ले रहा है, P के 1 2 3 भाग ले रहे हैं और D का कितने भाग ले रहे हैं, 2 भाग ले रहे हैं। तो 3 और 2 5 और 2 कितने हो गए, 7। तो 7 कक्षक नए बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 7 ने भाग लिया और बन जाए 8, बन जाए 9, ऐसा नहीं होगा। इन 7 ने भाग लिया तो 7 ही नए बनेंगे।
और अब जो 7 नए बनेंगे वो एक जैसे बनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इसको गोलाकार बना दो, इसको चौकोर, इसको चौकोर, ऐसा नहीं होगा। अब जो बनेंगे वो 7 ही नए बनेंगे। कैसे बनेंगे? नए, मतलब ये है, ये भी डब्बा के आकार में बनेगा। फिर ये देखो, ये बन गया, इसके 1 2 3, तो 1 2 3 ये बन गए। अब 2 इसके, तो 1 और 1 2 इसके, तो 1 2 3 4 5 6, नहीं 3 और 2, 3 और 1 4 5 6 ही हैं दोस्तों, सॉरी मिस्टेक हो गया मुझसे, है ना। तो देखो 1 इसका, 3 और 2 3 इसके, तो 4 और 2 इसके 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 नए बनेंगे। 6 भाग लेंगे तो 6 नए बनेंगे, 7 भाग लेंगे तो 7 नए बनेंगे। तो एक ही चीज क्लियर होनी चाहिए, जितनी कक्षक भाग लेंगे उतने ही नए बनते हैं। इसके बाद संकरण में अर्धपूर्ण अथवा संकरण में अर्धपूर्ण कॉमा पूर्ण अथवा खाली कक्षक भाग ले सकते हैं। देखो जैसे मान के चलो ये वाला कक्षक है वो पूर्ण है, और ये वाला जो कक्षक है वो अपूर्ण है। अपूर्ण है, देखो इसमें 6 होते हैं लेकिन कितने हैं? 3 है। और ये जो कक्षक है ये खाली है। ये कैसा है? खाली। देखो यहां पर ये खाली डला हुआ है। तो ऐसा नहीं होगा कि ये भाग नहीं लेंगे, ये भाग लेंगे, भाग लेंगे। अब देखो कितने भाग लेंगे? तो इसमें 1 में है तो 1 भाग लेगा, इसके 3 ही भाग लेंगे, इसके कितने में है? 2 में है तो ये 2 भाग लेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि भरे होने चाहिए या खाली होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अर्धपूर्ण हो सकते हैं, पूर्ण हो सकते हैं, अथवा खाली, कोई सा भी प्रकार का हो वो भाग ले सकते हैं संकरण में। ठीक है, चलो अगला है संकरण के आधार पर अणु या यौगिक। संकरण के आधार पर हम कोई भी अणु या यौगिक, जैसे मान के चलो H2O है या फिर हमारा NaCl है, कोई भी अणु या यौगिक की ज्यामिति मतलब आकृति व बंध कोण बता सकते हैं। यदि मान के चलो H2O का हमें संकरण पता है तो उस संकरण के आधार पर हम H2O की आकृति बता सकते हैं कि H2O किस आकृति का है, इस H2O में कोण क्या है, बंध कोण क्या है, वो चीज हम बता सकते हैं। ये हमारा 4th पॉइंट हुआ। 5th पॉइंट है संकरण एक कल्पना मात्र है। संकरण जो है एक कल्पना मात्र है, यह एक प्रायोगिक पद नहीं है, इनको प्रयोग करके हम नहीं देखते, सिर्फ हम बोर्ड पर समझते हैं, करते हैं, तो ये एक कल्पना मात्र है। तो ये हुए दोस्तों संकरण के नियम। अब हम दोस्तों एक एक करके सभी संकरण को समझते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला संकरण है एसपी संकरण। इस एसपी संकरण को हम उदाहरण द्वारा समझ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही सोचना है कि इसको एसपी संकरण नाम क्यों दिया गया, और कोई नाम दे देते। तो हमने देखा है दोस्तों संकरण में एक ही परमाणु के बाह्यतम कोश के कक्षक आपस में मिलते हैं। तो क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जब एक परमाणु के बाह्यतम कोश का, ऐसा कहें, जब एक परमाणु के बाह्यतम कोश का एक S और एक P कक्षक मिलकर, एक S और एक P कक्षक मिलकर दो नए कक्षक SP का, देखो मैंने क्या बोला, जब एक ही परमाणु के बाह्यतम कोश का एक S व एक P कक्षक मिलकर दो नए SP कक्षक का निर्माण करते हैं। अब देखो नए दो ही होंगे, एक S और एक P, तो दो हो गए, तो दो नए SP कक्षक का निर्माण करते हैं, तो इसे SP संकरण कहते हैं। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा SP संकरण की क्या हुई, परिभाषा हुई। अब हम इस SP संकरण को उदाहरण के थ्रू समझते हैं। तो देखो इधर इसका उदाहरण है एग्जाम्पल BeCl2 में संकरण। BeCl2 में हमें संकरण समझाना है। हमें BeCl2 में क्या समझाना है, संकरण समझाना है। तो आइए इस संकरण को हम समझाते हैं। तो देखो आप समझो, देखो सबसे पहले हमें इसमें संकरण समझाना है, तो हमें इसमें ये चीज पता करनी है कि इसमें केंद्रीय परमाणु क्या है। अब केंद्रीय परमाणु क्या है, तो दोस्तों केंद्रीय परमाणु वह परमाणु होता है जिससे कोई बाह्य परमाणु जुड़े होते हैं। तो आपको पता है Be से Cl जुड़े हैं। Be से कौन जुड़ा है, Cl जुड़ा है, मतलब इसमें Be केंद्रीय परमाणु है और Cl अन्य परमाणु है। अब आपको ये देखना है कि Be से कितने Cl जुड़े हैं। तो दोस्तों Be से हमें कितने Cl जुड़े हैं, 2 Cl जुड़े दिख रहे हैं।
तो इससे किसका अंदाजा लगाएं? तो दोस्तों इससे हम इसका अंदाजा लगाएंगे कि मतलब जो BeCl2 है इसमें हमें Be के 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये सब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कौन सी चीज निकल कर आ गई उसको भी समझा दे रहा हूं। दोस्तों आपको पता है जैसे P में 3 कक्षक होते हैं, है ना। अब हमने देखा कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरा है। तो दोस्तों जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और जो डबल इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है युग्मित इलेक्ट्रॉन। वो कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है? युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अब ये चीज भी क्लियर हो गई है ना। तो इससे 2 Cl जुड़े हैं, मतलब हमें क्या चाहिए है? Be के 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए है। अब आप इसको स्टार्ट करें और हम देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जो केंद्रीय परमाणु है उसको लिखना होता है, उसका परमाणु क्रमांक कितना है उसको लिखना होता है, और हम क्या करते हैं? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा? 1s2, 2s2। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है अंतिम कक्षा कौन सी है? दूसरी कक्षा है, और दूसरी कक्षा के पास क्या होता है? P होता है। लेकिन इसमें P नहीं आया। P नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2p0 लिख लो, क्योंकि S से अकेला हमारा संकरण नहीं निकल सकता। संकरण निकालने के लिए 2 या 2 से अधिक उपकोषों की आवश्यकता होती है। तो हमने P को लिख लिया 0 के रूप में। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है दोस्तों? यहाँ पर मूल अवस्था में, कौन सी अवस्था में? मूल अवस्था में जो अंतिम कक्षा है उस अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को आपको भरना है। अब अंतिम कक्षा हमारी दूसरी है, तो इस कक्षा से हमें कोई मतलब नहीं है, हम केवल इसको और इसको देखेंगे। ठीक है, तो देखो हम दूसरी कक्षा का S भरते हैं। तो S आपका पता है गोलाकार होता है, ये S भर दिया। S में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब दूसरी कक्षा का P भी होता है, तो ये दूसरी कक्षा का हमने क्या बना लिया? P बना लिया। 1 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 रहने दो, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन दोस्तों हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था हमें Be के अयुग्मित कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए, क्योंकि Be से कितने Cl जुड़े हैं? 2 Cl जुड़े हैं। तो आपको यहां पर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? नहीं, और हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए ही है। जब तक हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा जब तक हम करा ही नहीं सकते क्रिया, क्योंकि इसका देखो, इसका तो S है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। अब इसका क्या लें भाई? P में तो कुछ नहीं है, कैसे सहयोग करा दें? वो तो भूखा बैठा है, उसको कैसे लड़ा दें हम? नहीं लड़ा पाएंगे ना। तो पहले इसको कुछ खिलाना पड़ेगा, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी चाहिए? 2, है ना। तो आप क्या कीजिए, इसके अयुग्मित जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है इसके 1 इलेक्ट्रॉन को निकालकर यहां भेज दीजिए, हमारे पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हम इसकी उत्तेजित अवस्था लेकर आ सकते हैं। कौन सी अवस्था? उत्तेजित अवस्था लेकर आ सकते हैं। तो हम यहां लिखेंगे उत्तेजित अवस्था, और ये उत्तेजित अवस्था होगी हमारी प्रथम। तो प्रथम उत्तेजित अवस्था। जब हम इसको उत्तेजित अवस्था में लेकर आएंगे दोस्तों, तो उत्तेजित अवस्था में क्या होता है? जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो अयुग्मित हो जाता है। तो इसका जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है उसका 1 इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जंप लगा देगा? इस वाले कक्षक में। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। तब दूसरी कक्षा का जो S है उसके पास इस 2 को हटा दो, हमें पता है दूसरी कक्षा है। तो इसमें कितना बचेगा? केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, क्योंकि यहां 1 आ गया। ठीक है, जब 1 यहां आ जाएगा तो इस P के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। पहले कुछ नहीं था, अब 1 हो गया। अब देखो, अब क्या हमारे पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं? बिल्कुल है, एक ये है और एक ये है। एक S के पास है और एक P के पास है। हमें कितने चाहिए थे? 2 ही चाहिए थे, तो 2 हमारे पास हैं। अब हमारा काम खत्म। इतना करने के बाद हमारा काम हो गया है खत्म। कैसा? देखो, अब 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए, हमारा काम खत्म। अब हमें क्या करना है? इन दोनों को मिलाना है। इन दोनों को हमें क्या करना है? मिलाना है।
तो जब मिलाएंगे तो समान प्रकार के जितने मिलाएंगे उतने ही नए बनेंगे। तो देखो एक इसका मिलेगा और एक इसका मिलेगा, कितने मिलेंगे? दो मिलेंगे। तो नए कितने बनेंगे? केवल दो ही बनेंगे। कितने बनेंगे? दो। तो हमें यहां लिखना पड़ेगा ऊर्जा का पुनः वितरण करने पर यहां पर दोस्तों पुनर्वितरण लिखना पड़ेगा, ठीक है? पुनर्वितरण करने पर। तो जब हम ऊर्जा का पुनर्वितरण करेंगे तो इनको मिला देंगे। अब इनको मिला देंगे तो कितने नए बनेंगे? तो देखो एक ये मिलेगा तो ये नया बनेगा और एक ये मिलेगा तो ये नया बनेगा। मतलब नए कितने बनेंगे? हमारे पास दो ही बनेंगे। लेकिन ये दो खाली हैं तो इन दो खाली हैं तो इन दो खाली को भी लिख लो ताकि इनको भी बुराई ना आए। लेकिन इलेक्ट्रॉन दो में ही रहेंगे, एक एस का और एक पी का, ये दो ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब हमें आप इसमें ये बताइए कि इसमें एस का कितना है? एक, और पी का कितना है? एक। देखो एस का एक और पी का एक है ना। तो संकरण क्या हुआ हमारा? एस का एक, पी का एक। तो संकरण कौन सा हुआ हमारा? एस पी संकरण। कौन सा संकरण हुआ? एस पी संकरण। तो इसमें हमारा जो संकरण निकला हुआ है दोस्तों, वो संकरण कौन सा निकल गया? एस पी संकरण। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, हमारा संकरण निकल कर आ गया है। बस हमें यही चीज करनी है और कुछ नहीं करनी है। तो हमारा संकरण क्या आ गया? एसपी संकरण। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। अब दोस्तों आपको मैं BeCl2 की पूरी संरचना, अभी ये केवल हमने किसके लिए किया? Be के लिए किया। तो दोस्तों जो Be का संकरण है वही BeCl2 का संकरण है। ये बात भी आपको क्लियर है, क्योंकि हम इसको तो पहले ही साथ में लेके चल रहे थे ना। इसको तो आधार बनाया था, जब तक तो हमने दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकाले थे, नहीं तो हम काहे को निकालते? नहीं निकालते ना, ठीक है। तो ये BeCl2 का संकरण आ गया। बट आपको BeCl2 की संरचना बनानी है तो वो भी बना दो। देखो इसके पास कितने Cl हैं? दो। B कितना है? एक। आपको पता है एक Cl के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? एक। तो दो Cl के पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे? दो, है ना। तो दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इन सिंगल इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कर देंगे? भर देंगे। दोनों सिंगल इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देंगे? भर देंगे। तो इधर देखो BeCl2 की संरचना, ठीक है। तो BeCl2 की संरचना पूरी क्या बन जाएगी वो देख लो आप, ठीक है। तो देखो ये एक मिनट छोटी बनाता हूं, ये ठीक है। ये हमारे पास संरचना थी, ज्यों कि त्यों बना दो पहले ये वाली। एक एक इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इनको युग्मित कौन कर देगा? Cl का इलेक्ट्रॉन। एक Cl के पास कितना इलेक्ट्रॉन? एक। तो दो Cl के पास कितने? दो। तो ACl का एक इधर भर जाएगा, ACl का है, ठीक है, और एक Cl का इधर भर जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगी BeCl2 की संरचना। बाकी आप इतना करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा पूरा हो गया, ठीक है। तो हमारा ये संकरण निकल गया। अब थोड़ी सी चीज और जरूरत है दोस्तों, जो हमारा sp संकरण निकला है, तो संकरण तो हमारा कौन सा निकल गया? संकरण sp संकरण, ठीक है। अब इस संकरण की संरचना क्या होती है, आकृति क्या होती है, बंद कोण क्या होता है, उसको समझो, ठीक है। तो संरचना या आकृति। तो देखो आप दोस्तों ये बताओ, BeCl2 लिखा है, तो Be से दो Cl कैसे जोड़ सकते हैं उसको समझो। देखो ये Be हुआ और एक Cl हमने ये जोड़ दिया और एक Cl हमने ये जोड़ दिया, ऐसे ही जोड़ सकते हैं, और कोई तरीका तो है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों आपने देखा, देखो एक सीधी रेखा वाली आकृति बन गई। तो जब भी सीधी रेखा वाली आकृति होती है तो उस आकृति का नाम क्या होता है? रेखीय। क्या होता है? रेखीय। अब सीधा रेखा वाली आकृति बन गई तो उसका नाम रेखीय। और सीधी रेखा वाली आकृति पे कितने का एंगल बनता है साहब, ये बता दो। ये कितने का एंगल है? 180 का। तो इसमें एंगल कितना आ गया? 180 डिग्री का ये एंगल है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, संकरण है sp, और जब sp संकरण होता है तो संरचना होती है रेखीय, और बंद कोण कितने का होता है? 180 डिग्री का। तो ये दोस्तों हमारा sp संकरण हुआ उदाहरण सहित। अब कोई आप अन्य जो यौगिक हैं, जितने भी प्रकार के यौगिक हैं, उनका संकरण निकाल सकते हो, है ना। तो आगे हम देखते हैं दोस्तों अगला संकरण sp स्क्वायर संकरण।
दोस्तों sp संकरण पे अब हम बात करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले तो आप देखो sp संकरण क्या है। तो देखो आपको पता है एक s है और 2 p है, p स्क्वायर है मतलब 2 p है ना। तो जब किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा का एक s और 2 p आपस में मिलकर 3 नए sp स्क्वायर संकरण बनाते हैं, मतलब ऐसा कहें कि एक s और 2 p आपस में मिलकर 3 नए कक्षक का निर्माण करते हैं, तब इसे हम sp स्क्वायर संकरण कहते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक s जब किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा का एक s व 2 p आपस में मिलकर 3 नए कक्षक का निर्माण करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं sp स्क्वायर संकरण। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब हम इसके एग्जाम्पल पे बात करते हैं। तो दोस्तों इसका जो एग्जाम्पल है वो है हमारा BCl3। कोई दिक्कत है? BCl3 में हम संकरण निकाल रहे हैं और इस संकरण की क्या आकृति है वो सब चीजें पे बात करेंगे, समझो। तो आप समझो, देखो केंद्रीय परमाणु क्या है? B है। इस B से कितने Cl जुड़े हैं? 3 Cl जुड़े हैं, मतलब हमें B के कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लियर है? स्टार्ट करो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? केंद्रीय परमाणु को लिखते हैं, उसका परमाणु क्रमांक लिखते हैं। तो बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? 5 होता है। कोई दिक्कत? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। तो 1s2 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 भरा गए। 2s2 ओके, कितने हो गए? 4, एक और भरना है, तो वो कहां जाएगा? 2p1, क्योंकि इसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक है। तो कोई दिक्कत है? ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब हमने देखा कि अंतिम कक्षा कौन सी है? दूसरी है, और दूसरी कक्षा का हमारे पास s भी है, p भी है। कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो समझ रहे हो ना? ठीक है, तो समझो आगे, है ना। तो पहले आप क्या करेंगे? मूल अवस्था में इसके इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। तो देखो इस कक्षा की आवश्यकता तो है ही नहीं, तो इसको आप छोड़ दो, है ना। तो आप 2 के s को भरो। तो 2 के s को भरेंगे तो s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ये s हो गया, ठीक है। यहाँ 2 कक्षा मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने पता है दूसरी कक्षा ही है, ठीक है। अब दूसरी कक्षा का p कैसे बनता है? इस टाइप से, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन आप भर दो, ये p है, ओके। हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए है? 3। क्या अभी आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 है? नहीं, हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन केवल 1 है, और हमें चाहिए कितना है? 3। तो 3 कैसे आए? तो आप क्या कर दो? इसको तोड़ दो। अब इसको तोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उत्तेजित अवस्था लेकर आनी पड़ेगी कि ना? ठीक है, तो आप उत्तेजित अवस्था लेके आओ। तो आप लिख दो प्रथम उत्तेजित अवस्था, ठीक है। जब हम प्रथम उत्तेजित अवस्था लेके आएंगे तो ये वाला जंप लगाएगा और कहां पहुंच जाएगा? यहां पर। यहां मत सोचना कि यहां पहुंच जाएगा, यहां नहीं पहुंचेगा, आपका जो खाली है उसी में जाएगा, ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो s में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 1 बचेगा, क्योंकि 1 तो यहां चला गया, तो s में बचा 1। और ये रहा हमारा p। तो p में देखो यहां तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन है, अब 1 इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, तो ये हो गया, ये हमारा p का इलेक्ट्रॉन है। कोई दिक्कत है? तो s में 1 और p में कितने? 2। हमारा काम खत्म। 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए, हमें 3 ही चाहिए थी, मिल गए, कोई दिक्कत नहीं। अब मिल गए तो आप इनको आपस में क्या मिला दो। तो 1 s का मिलेगा और 2 p की मिलेंगे ना। तो नए कितने बनेंगे? 3 ही बनेंगे, ठीक है। तो आप लिख दो ऊर्जा का पुनर्वितरण करने पर, ठीक है। तो कर दो पुनर्वितरण, तो इनका पुनर्वितरण करो, ठीक है। तो देखो s का 1 है, p के कितने हैं? 2, 1 2, और 1 खाली है, तो इस खाली को भी लिख दो ताकि इसको भी कोई बुराई ना आए। s का 1 ही है, तो ये s का हो गया। p के कितने हैं? 2, तो 1 ये और 1 ये। तो अब हमें ये बताओ, इसमें s के कितने मिले हैं? 1। p के कितने मिले हैं? 2। तो संकरण क्या हो गया हमारा? sp स्क्वायर संकरण।
sp² संकरण। लो साहब, इसका संकरण निकल गया लॉन्ग ट्रिक से। बस एक बार आपने समझ लिया तो फिर आप किसी भी यौगिक का संकरण लॉन्ग विधि से निकाल सकते हैं। तो हमारा इस BCl3 में संकरण कौन सा है? sp² संकरण है। कोई दिक्कत है? बट यदि आपको BCl3 की संरचना बनानी है तो वो भी बना दो। एक Cl के पास कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? एक। तो 3 Cl के पास कितने होंगे? 3 होंगे। तो तीनों Cl के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इन तीनों को भर देंगे, है ना। तो BCl3 की संरचना क्या बनेगी? संरचना। तो देखो, सबसे पहले तो आप क्या करो, जो संरचना आपके पास है उसी को आप लिख दो। 3 भरे हैं, एक खाली, तो 1 2 3 भरे हुए हैं और ये खाली है, ठीक है। तो एक ये और ये खाली है, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 जो खाली हैं, जो अर्ध भरे हैं, आधे भरे हैं, उनको कौन भरेगा? Cl का इलेक्ट्रॉन। तो एक Cl का इलेक्ट्रॉन ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा और ये एक आ जाएगा, है ना। ये तो ये Cl के इलेक्ट्रॉन है, तो एरो लगा के लिख दो कि ये किसके हैं? Cl के, ठीक है। तो ये BCl3 की क्या हो गई? संरचना। ये हमारा पूरा संकरण हो गया। अब हमें sp² संकरण में बताना है कि इसकी संरचना इसमें इसकी संरचना क्या होती है। हाँ, संरचना क्या होती है, इसमें बंध कोण क्या होता है, ये चीज बताना है। तो आप हमें ये बता दो दोस्तों, BCl3 में B से 3 Cl कैसे जोड़ सकते हैं? आप खुद ही बता दो। तो देखो, एक आप ऐसे जोड़ सकते हो, एक आप ऐसे जोड़ सकते हो, एक आप ऐसे जोड़ सकते हो। एक Cl ये हुआ, एक Cl ये हुआ और एक Cl ये हुआ, तीनों को जोड़ दिया। अब यदि इन तीनों को हम आपस में मिला दें, तीनों को आपस में हम इस टाइप से मिला दें, तो देखो आपको एक त्रिभुज के आकार की संरचना प्राप्त हो रही है ना। तो इस संरचना का नाम क्या है? त्रिकोणीय। कौन सा है? त्रिकोणीय। हाँ, एक मिनट, त्रिकोणीय। तो संरचना का नाम क्या है? त्रिकोणीय। तो देखो, अब यहाँ एंगल डिवाइड करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर एंगल, यहाँ पर एंगल और यहाँ पर एंगल, प्रत्येक एंगल 120 का आएगा। कितने का आएगा? 120 का आएगा। तो हमारा जो कोण होता है वो कोण कितने का होता है? 120 डिग्री का। और संरचना जो होती है, संरचना कैसी होती है? इस टाइप की। और संरचना का नाम क्या है? त्रिकोणीय। तो ये हुआ हमारा दोस्तों पूरा sp² संकरण। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों थोड़ा सा हम स्पीडली चढ़ेंगे क्योंकि हमने आपको समझा दिया है पूरा सब कुछ। देखो, अब sp3 संकरण है ना, तो क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा? जब एक ही परमाणु का, या फिर ऐसा कहें, जब एक परमाणु का एक S व 3 P आपस में मिलकर 4 नए कक्षक का निर्माण करते हैं, 4 नए कक्षक का निर्माण करते हैं, तब इसे हम sp³ संकरण कहते हैं। क्लियर है? अब sp³ संकरण को हम उदाहरण द्वारा समझते हैं और इसमें संरचना और बंध कोण को निकालते हैं, ठीक है। तो उदाहरण है दोस्तों, इसका जो एग्जाम्पल है वो है हमारा CH4, ठीक है। अब हमें CH4 में लॉन्ग ट्रिक से संकरण निकालना है, यही हमारा इसका उदाहरण है। तो आपको पता है दोस्तों, केंद्रीय परमाणु क्या है? C है। केंद्रीय परमाणु क्या है? C है। उससे कितने H जुड़े हैं? 4 H जुड़े हैं। मतलब हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 4 चाहिए। कितने चाहिए? 4। समझो आप, है ना। तो देखो, सबसे पहले आपका जो C केंद्रीय परमाणु होता है उसका हम क्या लिखते हैं? परमाणु क्रमांक और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो करो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2 2s2 और 2p2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। 6 हैं तो देखो 6 भर गए। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसकी मूल अवस्था देखते हैं। मूल अवस्था। तो मूल अवस्था में देखो, पहले हमें पता है कि अंतिम कक्षा कौन सी है? दूसरी है। इस पहले को मारो गोली, इसका हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको छोड़ दो आप, है ना। तो दूसरी कक्षा है और दूसरी कक्षा के S में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन। P है दूसरी कक्षा का, P का कैसा बनता है? इस टाइप का। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन, नो 2 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 चाहिए। क्या हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 हैं? बिल्कुल नहीं है। तो क्या करो, इसको कुंदाओ और यहां लगाओ, मतलब इसको जंप लगाओ और यहां भिजाओ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उत्तेजित अवस्था लानी पड़ेगी। तो हमें लिखना पड़ेगा प्रथम उत्तेजित अवस्था। तो जैसे ही हम प्रथम उत्तेजित अवस्था लाएंगे तो ये वाला कून जाएगा और यहां पहुंचेगा। तो S में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 1 बचेगा। और P
पी में कितने हो जाएंगे, फिर 3 हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 तो पहले से ही है, एक और जंप लगा किया जाएगा तो ये 3 हो जाएंगे। ठीक है, ये एस का और ये पी का। अब देखो हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ गए कितने, 4। तो अब हमारा काम खत्म। अब हमें क्या करना है, इनको आपस में मिलाना है। तो आपको क्या लिखना होगा, ऊर्जा का पुनर्वितरण करने पर, है ना। तो जब पुनर्वितरण करेंगे तो एक एस का और पी के कितने, 3 आपस में मिलेंगे और नए कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। ठीक है, तो देखो 1 2 3 और ये 4, एस में कितना है 1, पी में कितने हैं 3, तो 1 2 और 3। अब ये जब 4 नए बने हैं तो इसमें एस का कितना है, 1 है और पी के कितने हैं, 3 है। तो संकरण कौन सा आ गया, sp3 संकरण, है ना। मतलब जो CH4 है उसमें sp3 संकरण है ना। बट हमें किसकी संरचना बनानी है, CH4 की यदि बनानी है तो बना दो CH4 की संरचना, समझो आप, है ना। आपको पता है जो H होता है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो मतलब इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। H के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन 4 H हैं तो 4 H के पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 होंगे। तो इन चारों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को कौन भर देगा, 4 H के इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ठीक है, तो इसकी जो संरचना है वो किस प्रकार से तैयार होगी, देखो 1 2 3 4, ये तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन है, ये तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन है। इन 4 को भरेगा कौन, पूरा कौन कर देगा, H के इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो H का एक ये भर गया, एक ये भर गया, एक ये भर गया, एक ये भर गया, 4 है तो 4 ही भर गए। ये किसके इलेक्ट्रॉन है, H के। ठीक है, तो यहां लिख दो H H H H, तो ये CH4 की संरचना बन गई। तो ये तो संकरण का काम हो गया। अब हमें इसकी संरचना बनानी है। तो दोस्तों हमें ये बताओ C से H जो 4 है उनको हम कैसे जोड़ सकते हैं। देखो इधर एक C ये हो गया, इससे हमें कितने H जोड़ना है, 4। तो एक H ये जोड़ दिया, एक H ये जोड़ दिया, एक H ये जोड़ दिया और एक H ये जोड़ दिया। कोई दिक्कत है, चारों H को हमने आपस में जोड़ दिया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में हमें क्या करना है, इन चारों H को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा जोड़ना है ना, क्योंकि इसकी जो संरचना है थोड़ी सी विचलित हो जाती है। तो इन चारों H को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा करके जोड़ देते हैं। ठीक है, देखो जैसे एक H को हमने यहां जोड़ दिया, दूसरे H को हमने यहां जोड़ दिया। ठीक है, तीसरे H को हमने यहां जोड़ दिया और चौथे H को हमने थोड़ा सा, 1 मिनट, हाँ इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा है, इसको यहां जोड़ दिया और चौथे H को हमने यहां जोड़ दिया, यहां जोड़ दिया। ठीक है, तो देखो इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। तो देखो 1 2 3 4, 4 भुजाओं वाली संरचना बनी है। तो इसका नाम है हमारा चतुष्फलकीय संरचना, चतुष्फलकीय संरचना, चतुष्फलकीय संरचना। तो यहां पर दोस्तों हमें जो संरचना प्राप्त होती है उस संरचना का नाम होता है चतुष्फलकीय, और इस प्रकार की संरचना हमें प्राप्त होती है। और दोस्तों चतुष्फलकीय संरचना तो प्राप्त होती है और इस संरचना में जो संकरण निकलता है प्रत्येक का, वो निकलता है 109 डिग्री का। कितने का, 109 डिग्री का। तो यदि हम पूरे बंद कोण की बात करें, फुली बंद कोण की बात करें, तो टोटल होता है इसका बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट का, 109 डिग्री 28 मिनट का। तो आपको याद रखना है कि यदि sp-q संकरण है तो उसमें संरचना कितनी, कौन सी होगी, चतुष्फलकीय, और इसमें जो बंध कोण होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। तो आई होप कि दोस्तों ये चीजें आपको बहुत अच्छे से, सभी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों अब इसके हिसाब से आप sp3d, है ना, sp3d, है ना, sp3d² और sp3dq, ये तीनों संकरण को आप खुद ही निकाल लेंगे, है ना। क्योंकि दोस्तों मैंने समझा दिया है तो आप कोई दिक्कत नहीं होगी, आप निकाल सकते हो। तो दोस्तों यदि ना बने, फिर भी ना बने, तो मुझसे बोलना कि सर आप मुझसे ये नहीं बन रहे हैं, हमें करवाइए, तो हम उसके लिए वीडियो बिल्कुल आपको देंगे, क्योंकि हमारा काम है तुमको पढ़ाना, तुमको सिखाना है ना। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी वीडियो में आपसे ये नहीं बोला है कि वीडियो को लाइक कीजिए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।